और आइए वॉर जोन से जुड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बाखमुत की। और बाखमुत में यूक्रेन की सेना पूरी तरह से चित्त हो गई है और रूसी सेना विजय की तरफ आगे बढ़ चुकी है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन का बेहद खास दोस्त ब्रिटेन कह रहा है कि बाखमुत अब यूक्रेन का नहीं रहा। उधर यूक्रेन से जंग के बीच रूस एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। रूस ने अपनी पैसिफिक फ्लीट को हाई अलर्ट पर रख दिया है। जी हां, पैसिफिक फ्लीट को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके क्या मायने हैं और क्या है पुतिन की मंशा, सब आपको बताएंगे। आज एक और बड़ी खबर और आई, पुतिन इलेक्ट्रॉनिक वॉर की तैयारी में जुटे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉर क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कितना खतरनाक होता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको इस नए किस्म के वॉर की बातें भी बताएंगे। पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर यह है कि रूस ने फिर किया थर्माइट बम से हमला। डोनेट्स्क में थर्माइट बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। यूक्रेनी मिलिट्री पोजीशन को तबाह किया गया है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, वॉरजोन में एक्शन में अमेरिकी Mi-17V5 हमले को अंजाम देता नजर आया। अटैक हेलीकॉप्टर, अमेरिका से यूक्रेन को मिला है Mi-17V5 हेलीकॉप्टर। और यूक्रेन की रूस को बहुत बड़ी धमकी सामने आई। एक और बड़ी खबर, अपनी जमीन की आजादी के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी दी गई है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी अटैक का ऐलान कर दिया है। तो आइए अब जल्दी से आपको बताते हैं कि यूक्रेन की जो सर्वनाश वाली धमकी सामने आई है वो क्या है, यूक्रेन का क्या कहना है, कैसे धमकाया है। हम किसी से भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो प्रतिबंधित नहीं है और हम अपनी जमीन को खाली कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ये कहना है यूक्रेन का। क्रीमिया भी हमारी जमीन का हिस्सा है, उसे वापस लेकर रहेंगे, ये कहना है यूक्रेन का। बार बार क्रीमिया को छुड़ाने की बात कर क्या यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है, सवाल ये उठता है। तीन बड़े सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, क्या पश्चिम से यूक्रेन को क्रीमिया पर अटैक की हरी झंडी मिल चुकी है। तीसरा बड़ा सवाल, मदद के बावजूद अपनी मुख्य भूमि को ही नहीं बचा पा रहा यूक्रेन, क्रीमिया कैसे जीतेगा। अब क्रीमिया को लेकर तो बड़ी बातें की जा रही हैं यूक्रेन की तरफ से, लेकिन अपनी धरती कोई बचा नहीं पा रहा है। रूस यूक्रेन की जंग में नेटो ने डॉनबास और कीव से रूस का फोकस हटाने के लिए क्रीमिया को टारगेट किया है, लेकिन सर्द दिनों में इस रणनीति के नतीजे उतने बेहतर नहीं आए। इसीलिए यूक्रेन ने अपना फोकस रूस की पश्चिमी सीमा पर कर दिया और नेटो ने रूस को न्यूक्लियर वॉर में उलझाए रखा। दरअसल ये भी एक रणनीति ही थी जिसका मकसद सर्दी गुजारना था। देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बारूदी ऑपरेशन का वो केंद्र जिसे नेटो ने इसी साल फरवरी में टारगेट करने के लिए रणनीति में शामिल किया। हालांकि तब संसाधनों के अभाव और सर्दी की वजह से इस प्रायद्वीप पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सका, लेकिन अब गर्मी का फायदा उठाने के लिए बारूदी एक्शन का नया दौर शुरू होने जा रहा है और यह दौर जंग के खत्म होने तक जारी रहेगा। हालांकि क्रीमिया की जंग की शुरुआत होती है रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले क्रेच पुल पर धमाके से, जिसके बाद रूस का ध्यान भटकता है और फिर सेवेस्तोपोल के रूसी एयरबेस के साथ रिहायशी इलाकों पर भी धमाके बताते हैं कि यूक्रेन की रणनीति बदल गई है।
इसके बाद रूस की न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल की चेतावनी से हालात बदल जाते हैं और क्रीमिया बारूदी सेंटर बनने से बच जाता है। लेकिन किससे पता था कि बारूदी बारिश में रुकावट का कारण हथियारों की कमी थी, जिसे रिफिल करने के लिए समय लिया गया। और अब बारूदी डिपो भरकर फिर जंग को क्रीमिया वाली रणनीति के तहत आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तैयारी के प्रमाण बिंदुवार संकेतों से समझिए। इसमें पहला संकेत है चीन से रूस को मिले हथियार। दूसरा संकेत है यूक्रेन को हो रही वेपन्स की सप्लाई। तीसरा संकेत है यूरोप से यूक्रेन को मदद का ऐलान। और चौथा संकेत है क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रूस की तैयारी। हालांकि इनके अलावा जंगी जमीन पर बारूद से साक्षात्कार करने वालों के भी दावे बता रहे हैं कि अब जंग का अंतिम और फाइनल दौर शुरू हो चुका है, जो कीव पर नहीं बल्कि क्रीमिया पर जाकर खत्म होने वाला है। अब ये दावे कितने भरोसेमंद हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्रीमिया को टारगेट बनाने के लिए शुरू हो चुकी हलचल के संकेत रूस की तरफ से कैसे मिल रहे हैं, इसे जान लीजिए। अमेरिका ने रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी SVR के पीछे जासूस लगाए थे। इन्हीं अमेरिकन जासूसों ने रूस के खुफिया दस्तावेजों को हासिल कर लिया। अमेरिका का दावा है कि रूसी खुफिया दस्तावेजों में चीन से सौदे का जिक्र था और चीन रूस को 2022 की शुरुआत से यूक्रेन में घातक हथियारों की मदद पहुंचा रहा है। लीक रिपोर्ट के आधार पर दावा यह भी किया गया है कि बीजिंग से रूस के लिए मदद के नाम पर कई गुप्त शिप्स भी पहुंचाए गए थे, जिनमें लेबल न होने की वजह से किसी को वेपन्स ट्रांसपोर्टेशन की भनक नहीं लगी और ये शिपमेंट क्रीमिया तक आसानी से पहुंच गए। मतलब साफ है, क्रेमलिन को नेटो के मिशन क्रीमिया के बारे में पहले से जानकारी थी, इस प्लान के बारे में पहले से पता था और इसीलिए रूस ने ऑफेंसिव और डिफेंसिव तैयारी इसी मोर्चे पर करनी शुरू कर दी। हालांकि उस समय क्रीमिया में कोई बड़ी हलचल दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन ये सर्दी और बर्फबारी का असर था जो गर्मी के दिन में खत्म होता नजर आ रहा है। क्रीमिया को केंद्र बनाकर नए सिरे से विनाशकारी जंग छेड़ने का दूसरा सबूत एक वीडियो से मिलता है। यह तस्वीर क्रीमिया की ही है, जिसकी सीमा खाई से सील कर दी गई है। इसके पहले क्रेमलिन के आदेश पर क्रीमिया प्रशासन ने सभी बीच टूरिस्ट के लिए बंद कर दिए थे, जिसके बाद सैन्य पोजीशनिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी गई थी। अब तक आपने वॉर सेंटर क्रीमिया में रूस की तैयारी देखी, लेकिन अब नेटो की रणनीति के तहत यूक्रेन से एग्जीक्यूट होने वाले प्लान को समझिए। इस एक्टिव प्लान की तस्दीक होती है यूक्रेन को हो रही हथियारों की सप्लाई से। यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट्स आपूर्ति पर मोहर लग चुकी है। यूक्रेन को 5 MiG-29 फाइटर प्लेन पोलैंड से मिलेंगे। जर्मनी ने यूक्रेन की मदद के लिए जेट सप्लाई को मंजूरी दे दी है। ये पुराने MiG-29 जर्मनी ने 2002 में पोलैंड को बेचे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन को मिशन क्रीमिया के लिए न सिर्फ नेटो के सदस्य मदद देने को राजी हो गए हैं, बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को गोला बारूद की कमी न आने देने के संकल्प के साथ एक भारी भरकम बजट अलॉटमेंट की तैयारी कर ली है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के लिए 1 बिलियन यूरो आवंटित करेगा। इस राशि जितने ही यूक्रेन के लिए बारूद और हथियार भेजे जाएंगे और यूरोपियन यूनियन से मिलने वाला गोला बारूद 31 मई तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा क्रीमिया के फ्रंट पर यूक्रेन को मिल रही मदद का सबूत है ये वीडियो, जिसमें रोमानिया के रास्ते तुर्की से मिले बख्तरबंद वाहन यूक्रेन रवाना कर दिए गए हैं, ताकि रूस की माइंस और रूसी सैनिकों की गोलियां यूक्रेनी सैनिकों पर बेअसर हो जाएं।
क्रीमिया मिशन का दावा मिल रही तस्वीरों या फिर सप्लाई किए जा रहे वेपन्स के जरिए ही इस बात को पुख्ता नहीं करता, बल्कि जो जमीनी जंग है या जमीनी इनपुट्स जो मिल रहे हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। क्रीमिया को लेकर नया दावा वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का है, जिनके मुताबिक यूक्रेन अब नए सैनिकों के सहारे नए मिशन की शुरुआत कर रहा है। जाहिर है यूक्रेन का नया मिशन क्रीमिया है, जहां तैयारी का नया दौर वैगनर चीफ प्रिगोजिन के दावे से समझिए। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक यूक्रेन ने 2 लाख सैनिकों का रिजर्व कोटा बना लिया है और ये सैनिक एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। मतलब साफ है कि इस गर्मी में महाविनाश का बारूद फट सकता है और ऐसा होता है तो इसका केंद्र क्रीमिया ही होगा, क्योंकि पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि क्रीमिया से खिलवाड़ अमेरिका और नेटो को भारी पड़ेगा। वो रूस का हिस्सा है, जिस पर हमले का मतलब है रूस सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। बेलारूस की वॉर में सीधी एंट्री के आसार बढ़ गए हैं। बेलारूस के सैनिकों को दी गई Su-25 की ट्रेनिंग, सैनिकों को एटमी हथियारों की भी दी गई ट्रेनिंग। रूस के रक्षा मंत्री ने किया बहुत बड़ा ऐलान। तो बेलारूस रूस का साथ दे रहा है और आइए देखते हैं कि बेलारूस के सैनिक किस तरह के वॉर के लिए तैयार किए जा रहे हैं और अगर नौबत आई बेलारूस के शामिल होने की तो कैसा होगा। बेलारूस के फाइटर जेट्स के पायलट्स को रूस में कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद कहा गया है कि ये पायलट्स एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। इसके बाद बेलारूस के सैनिकों को रियल वॉर के हालात में ट्रेनिंग दी गई है। अगर रियल वॉर होगा तो कैसा होगा। रूस ने हाल ही में बेलारूस में अपने एटमी हथियारों की तैनाती की है। इसके अलावा रूस की ओर से ये तैनाती बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के पास भी की गई है। आपको बता दें कि अब बड़ा सवाल क्या उठ रहा है, क्या वॉर में अब बेलारूस की सीधी एंट्री होने वाली है? क्योंकि जिस तरह की हलचल है वो तो यही बात के संदेश दे रही है। क्या वॉर में बेलारूस अब एंट्री करके लड़ेगा रूस के बिहाफ पर? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब नेटो के सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ ही विनाश की आहट भी तेज होती जा रही है। रूस ने हालांकि सीधे तौर पर अभी तक फिनलैंड के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है, क्योंकि फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन गुस्सा उनका ठंडा हो चुका है, बल्कि हर दिन बढ़ रही फिनलैंड की एक्टिविटी इस गुस्से को और ज्यादा भड़का रही है और ज्यादा आक्रामक कर रही है। बेरेंट से बाल्टिक तक महाविनाश की आहट। फिनलैंड जब से नेटो का आधिकारिक हिस्सा बना है तब से लगातार क्रेमलिन में हलचल है। पुतिन का गुस्सा जमीन में दफन लावे की तरह उबल रहा है। इंतजार है उस कमजोर बारूदी जमीन को तलाशने का जहां से यह गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट सके। और यह जल्द होने वाला है। तो क्या पुतिन के गुस्से की आग फिनलैंड को जलाएगी? क्या रूस जल्द ही फिनलैंड पर भी हमला कर देगा? क्या रूस ने जंगी बिसात फिनलैंड तक बिछा दी है? फिनलैंड को लेकर रूस के सस्पेंस वाले एक्शन की वजह से सवालों का एक पूरा पहाड़ खड़ा है, जिनका जवाब सिर्फ क्रेमलिन के पास है। लेकिन जवाब हासिल करने के लिए ज्यादा जुगत लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिनलैंड की एक्टिविटी बता रही है कि अगला टारगेट फिनलैंड बनने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड की हर एक्टिविटी प्रेसिडेंट पुतिन का गुस्सा भड़का रही है। दरअसल फिनलैंड अब आधिकारिक नेटो का सदस्य बन चुका है और अब फिनलैंड नेटो के न्यूक्लियर ग्रुप में भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि फिनलैंड अपने यहां न्यूक्लियर हथियार तैनाती की अनुमति नहीं देगा, लेकिन नेटो के न्यूक्लियर प्लान ग्रुप के काम में हिस्सेदार जरूर होगा। इसका मतलब यह है कि रूस के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर छेड़ने पर फिनलैंड भले ही न्यूक्लियर वेपन से अटैक के लिए नेटो को अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दे, लेकिन इतना तय है कि उन हालात में फिनलैंड रूस पर हमले के लिए अपने सहयोगी सदस्यों के साथ हामी भरेगा। और यही न्यूक्लियर समीकरण प्रेसिडेंट पुतिन के गुस्से का कारण बन गया है, जिससे जंगी जमीन के फैलाव की तस्वीर साफ हो रही है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। फिनलैंड के नेटो मेंबर बनने के बाद रूस का फोकस बैरेंट सागर से लेकर बाल्टिक सागर के बीच के 3 देशों पर है।
इनमें फिनलैंड पहले नंबर पर है, इसके बाद स्वीडन और फिर नॉर्वे का नंबर आता है। और इस फोकस की वजह से नेटो सदस्यों का संकट बढ़ गया है। ये संकट इसलिए बढ़ा है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइंग जोन का इस्तेमाल नेटो के सदस्य कर रहे हैं, लेकिन अब रूस इन नेटो सदस्यों को अपने आसपास भी फटकने नहीं देना चाहता। इसलिए 4 अप्रैल के बाद से लगातार आकाश में तकरार जैसी घटनाएं हो रही हैं। बैरेंट्स सागर के ऊपर रूस ने नॉर्वे के जेट्स को टारगेट किया। रूस के MiG-31 ने नॉर्वे के पेट्रोलिंग फाइटर जेट को खदेड़ा। रूस ने नॉर्वे की उड़ान को सीमा का उल्लंघन बताया। इसके अलावा बाल्टिक सागर तक रूस के Su-27 ने जर्मनी जेट को खदेड़ा। हालांकि जर्मन P-3C ओरियन को खदेड़ते हुए रूस का जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों की इन हलचलों ने बता दिया कि अब सिर्फ फोकस यूक्रेन नहीं है, बल्कि रूस के टारगेट पर बैरेंट्स से लेकर बाल्टिक रीजन तक के वो देश हैं जो न सिर्फ यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं, बल्कि रूस के खिलाफ जंग की तैयारी भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और ब्रेकिंग न्यूज है। बाखमुत को लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। बाखमुत पर रूस का लगभग कब्जा हो चुका है। बाखमुत के कई इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे हटी है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप का बाखमुत में बड़ा अटैक सामने आया है। अब बाखमुत रूस के लिए क्यों इतना जरूरी है, इस पर और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक ब्रिटेन का ये कहना है कि बाखमुत पर लगभग रूस का कब्जा हो चुका है और बाखमुत में जो यूक्रेनी सैनिक थे वो भी अब पीछे हट रहे हैं, वो भी जाते हुए दिख रहे हैं। और आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस विभाग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है। बाखमुत पर रूस का कब्जा, क्या कुछ कहा आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में क्या लिखा है। रूसी सेना का बाखमुत के ज्यादातर इलाकों में कब्जा हो चुका है। जबरदस्त रूसी अटैक की वजह से यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा है। बाखमुत के कई इलाकों से यूक्रेन ने अपनी सेना बुला ली है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप पहले से ज्यादा हमलावर हो गया है। पिछले 48 घंटों में रूस का फिर से कई जगहों पर कब्जा हुआ है। अब वैगनर ग्रुप सेंट्रल बाखमुत को टारगेट कर रहा है। युद्ध शुरू होने के समय बाखमुत में करीब 70,000 लोग थे, अब सिर्फ 3,000 लोग बचे हैं। सभी शहर छोड़कर जा चुके हैं। तो ये डिटेल्स है ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में। और बाखमुत के चप्पे चप्पे पर तलाशी भी चल रही है। विध्वंसक जंग खत्म होने के बाद अब यहाँ गलियों और सड़कों पर लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के सैनिक जहां तहां इमारतों में छिप गए हैं और लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। रूस के सैनिक अब चाहकर भी भारी हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। देखिए रिपोर्ट। बाखमुत के बाहरी इलाकों से जंग सिमटकर अब सड़कों, इमारतों और गलियों तक रह गई है। मारियोपोल में जिस तरह से रूसी सेना ने टैंक से पूरे इलाके को खंडहर बना दिया था, बाखमुत में भी कुछ वैसा ही हो रहा है। ऑपरेशन क्लीन मारियोपोल जैसा सीन। बाखमुत की गलियों में रशियन T-90 टैंक घूम रहे हैं। रूस की सेना को जैसे ही किसी इमारत में यूक्रेन के सैनिकों के छिपे होने का शक होता है, टैंक से गोले बरसा दिए जाते हैं। बाखमुत की तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे अब स्ट्रीट फाइट के जरिए यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। चौबीस घंटे जारी आघात, धमाकों से गूंजती रात। रात के वक्त भी बाखमुत में धमाके नहीं रुकते। इमारतों को गिराने के लिए बड़े बमों का इस्तेमाल हो रहा है। वैगनर चीफ का दावा है कि यूक्रेन के 38,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन की सरकार आंकड़े छिपा रही है। वैगनर से जंग में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाखमुत की हालत देखिए। यूक्रेन के सैनिक अब पैदल ही लड़ रहे हैं।
बाखमुत का रिहायशी इलाका ही जंग का मैदान है और इमारतों की दीवारें ही बंकर हैं। मलबे और खंडहरों के बीच अब गोरिल्ला वॉर चल रहा है। यूक्रेन के सैनिक जल्द से जल्द अपनी पोजीशन बदल रहे हैं ताकि वो टैंक और आर्टिलरी से बच सके। यूक्रेन को कामयाबी कैप्चर में रशियन यूनिट। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रशियन फौज की एक पूरी यूनिट को पकड़ लिया गया। रूस के सैनिकों ने घिर जाने के बाद सरेंडर कर दिया। बाखमुत में ऐसा दावा पहले भी यूक्रेन की सेना ने किया था। दो हफ्ते की लड़ाई में यूक्रेन को कई बार कामयाबी मिली है। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार में रूस के 4,500 सैनिक मारे गए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ पिछले 15 दिनों का है। बाखमुत के बाहरी इलाकों से ATGM 2B से यूक्रेन की सेना वैगनर्स पर हमले कर रही है। रिहायशी इलाकों में यूक्रेन के सैनिक पोजीशन बदल बदल कर छिप रहे हैं। ऐसे में वैगनर्स और रूस के सैनिकों के लिए यूक्रेनी सेना को ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी है, लेकिन छिपकर वार करने की वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाखमुत की जंग अब ठीक वैसी ही हो गई है जैसी मारियोपोल में हुई थी। रूस की सेना ने ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन की मुट्ठी भर फौज ने रूस के सैनिकों को जीत की पताका फहराने से रोक रखा है। वक्त बीतने के साथ रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, लेकिन मुश्किल है कि अब ड्रोन या फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि यूक्रेन के सैनिक छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ चुके हैं। और ऊंची ऊंची इमारतों में पोजीशन लेकर बैठे हैं। यही वजह है कि रूस की सेना टैंक का इस्तेमाल कर रही है ताकि यूक्रेन के सैनिकों की गोली नाकाम रहे और यूक्रेन के सैनिकों के हाइडआउट्स को खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन से जंग के बीच हाई अलर्ट पर रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट है। पश्चिमी देशों से तनाव को देखते हुए हाई अलर्ट पर फ्लीट है। पैसिफिक फ्लीट जल्द शुरू करेगी बड़ी वॉर ड्रिल। कई मिसाइलों का जल्द परीक्षण करेगा रूस। युद्धाभ्यास का मकसद रूसी सेना की क्षमता को परखना है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्धाभ्यास को लेकर रूसी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। एशिया पैसिफिक रीजन में तनाव को देखते हुए वॉर ड्रिल। सर्गेई शोइगु का बयान आया है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने भी वॉर ड्रिल की है। सर्गेई शोइगु का बयान आया है सामने। चलिए अब आपको डिटेल से बताते हैं कि पैसिफिक फ्लीट को लेकर रूस की आखिर तैयारी क्या है। रूस की बड़ी तैयारी है, निशाने पर दरअसल अमेरिका है। रूस ने एकाएक पैसिफिक फ्लीट को हाई अलर्ट पर किया। होने वाली वॉर ड्रिल को लेकर हाई अलर्ट पर रखा है। वॉर ड्रिल के तहत कई मिसाइलों का टेस्ट करेगा रूस। युद्धाभ्यास में परमाणु लैस रणनीतिक बम वर्षक शामिल हैं। पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल में कई युद्धक टैंक शामिल हैं। तो अब ये रूस की बड़ी तैयारी है जिस पर निशाने पर अमेरिका है। अब एकाएक वॉर ड्रिल क्यों हो रही है ये भी बताना आपको जरूरी है। एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका की मौजूदगी से रूस बहुत परेशान है, खलबली मची है। कुछ दिन पहले यूएस साउथ कोरिया ने एयर वॉर ड्रिल की थी। इस वॉर ड्रिल पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका को दिखाने के लिए अब रूस का युद्धाभ्यास जारी है। सेना को हर वक्त वॉर के लिए अलर्ट रखना चाहता है रूस। युद्ध के मैदान में पुतिन का ऑपरेशन नेटो टैंक शुरू भी हो चुका है। रूस के टैंक हंटर ने अपना पहला शिकार भी कर लिया। खेरसोन में रूसी फौज ने जर्मन लेपर्ड टैंक को तबाह कर दिया।
एक तरफ नेटो के खिलाफ रूस की टैंक हंटर बटालियन एक्शन में है, तो दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन पर ग्लाइडर बम की बरसात कर रहे हैं। यूक्रेन का सर्वनाश तय है। यूक्रेन का वजूद मिटना तय है। पूरा यूक्रेन मुर्दा घर बनने वाला है। शहर के शहर खंडहर बन जाएंगे। यह ऐलान इसलिए क्योंकि पुतिन की सेना विध्वंसक हो गई है। एक तरफ रूस की टैंक हंटर सेना नेटो के टैंकों का संहार कर रही है, तो दूसरी तरफ पुतिन की एयरफोर्स महाबम दागकर यूक्रेन को तबाह कर रही है। पुतिन ने टैंक हंटर और टैंक किलर नाम से सेना की 2 विध्वंसक टुकड़ी तैयार की थी। अपने सैनिकों को नेटो के टैंकों को तबाह करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। अब पुतिन की टैंक विध्वंसक ब्रिगेड का एक्शन शुरू हो चुका है। खेरसोन में रूस ने जर्मनी के लेपर्ड टैंक की कब्र खोद दी है। पुतिन सिर्फ नेटो के टैंक का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूक्रेन पर महाबम की बरसात भी कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन को जिस महाबम से मिटा रहे हैं उसका नाम है ग्लाइडर बम। ये 1500 किलो का है। रूसी एयरफोर्स हर रोज 20 से ज्यादा ग्लाइडर बम दाग रही है और इसकी वजह से जो यूक्रेन का फ्रंट लाइन है, इस महाबम के महाविनाश की वजह से यूक्रेन का फ्रंट लाइन तबाह होता जा रहा है। रूस का ग्लाइडर वो बम है जो अकेले ही यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा। ये वो विनाशक बम है जिससे यूक्रेन में दहशत फैली हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पुतिन के ग्लाइडर को रोक पाए। ये बात हम नहीं बल्कि खुद ज़ेलेंस्की और उनकी सेना मान रही है। यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इग्नाट ने स्वीकार किया है कि रूस का ग्लाइडर बम यूक्रेन के लिए सबसे नया और सबसे बड़ा खतरा है। रूस के ग्लाइडर को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पा रहा है। यूक्रेन के पास इसे मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। यूक्रेन को जल्द ही इसकी काट ढूंढनी होगी। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरा नेटो पुतिन के महाबम से परेशान है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन का ग्लाइड इतना विनाशक और विध्वंसक क्यों है कि उसके सामने पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो चुके हैं। वॉर जोन में यह ऐलान क्यों हो गया है कि पुतिन का यही अकेला ब्रह्मास्त्र यूक्रेन का नाम और निशान मिटा देगा? इसे समझना जरूरी है। रूस जिस महाबम से यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है उसका नाम है UPAB 1500B। इसे दुनिया ग्लाइडेड या ग्लाइडर बम के नाम से भी जानती है। रूस ने इस बम को 2019 में बनाया था। अब पुतिन सेना इसी घातक हथियार से यूक्रेन को तहस नहस कर रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड तो बन ही गया, साथ ही ये यहाँ से एडवांस तकनीक भी चोरी हो रही है। इस युद्ध से रूस और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की मॉडर्न वेपनरी तकनीक चोरी करने का मौका मिल गया है। तकनीक चोरी की ताजा तस्वीर आई है अमेरिका के लुजियाना से। युद्ध में रूस का सबसे एडवांस टैंक
T-90 यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। देखिए रिपोर्ट कि आखिर क्या हुआ। टैंक युद्ध का रुख पलटने वाली विनाशक वॉर मशीन होते हैं। पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक टैंकों का स्वरूप, उनका आकार, उनकी तकनीक सहित अटैक और डिफेंस करने की क्षमता में बहुत बदलाव आया है। रूस का T-90 आज का सबसे एडवांस टैंक माना जाता है। यूक्रेन युद्ध में उतरा रूस का यह टैंक अमेरिका पहुंच चुका है। ये तस्वीरें अमेरिका की लुइसियाना से आई हैं। यूक्रेन ने खार्किव रीजन में रूस के इस टैंक पर कब्जा किया था। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिका ने यूक्रेन से ये टैंक लेकर लुइसियाना भेज दिया। ये टैंक अमेरिका की वेपन रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच चुका है। रूस के T-90 टैंक पर अमेरिका रिसर्च करेगा। इसकी तकनीक पर स्टडी की जाएगी। इस टैंक के सिस्टम के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। आर्मर्ड पावर पर रिसर्च की जाएगी। अमेरिका टैंक के खास फीचर जानकर नया टैंक बनाने की कोशिश करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड है, तो तकनीक चोरी का ठिकाना भी बन चुका है। इसी डर से अमेरिका अपने लॉन्ग रेंज वेपन यूक्रेन को नहीं दे रहा है। अब्राम्स टैंक भी देने में अमेरिका इसी वजह से कतराता रहा, क्योंकि उसे डर था कि उसके एडवांस टैंक रूस के हाथ लगे तो उसका डिफेंस कमजोर हो जाएगा। अब रूस का टैंक अमेरिका के हाथ चढ़ चुका है और आने वाले दिनों में अमेरिका इसकी तकनीक और अपनी तकनीक के मेल से कोई एडवांस टैंक बना सकता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान ही ऐसे प्रोटोटाइप हथियार बनाए जा चुके हैं। रूस यूक्रेन पर ईरान में बने शाही ड्रोन से हमला करता रहा है। यूक्रेन ने कई ड्रोन इंटरसेप्ट करके गिराए और कुछ ही दिनों में उन पर स्टडी करके प्रोटोटाइप ड्रोन विकसित कर लिए। यूक्रेन में जारी युद्ध रूस और अमेरिका दोनों की तकनीक के लिए खतरा भी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए रुक करते हैं देश की खबरों का। और बड़ी खबर आ रही है गैंगस्टर मामले पर 29 अप्रैल को आने वाले फैसले पर अफजाल अंसारी बोले हैं, कोर्ट का जो फैसला होगा उसे देखेंगे। अफजाल अंसारी का कहना है मायावती टिकट देंगी या नहीं, ये फैसला उनका है। 2024 में बीजेपी 150 से नीचे सिमट जाएगी, अफजाल अंसारी का कहना है। हमारे साथ इस वक्त गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी साहब मौजूद हैं। आज दरअसल में गाजीपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट की तरफ से एक फैसला आना था, लेकिन अब तारीख बढ़ गई है। 29 तारीख को फैसला आएगा गैंगस्टर एक्ट के मामले में। अफजाल अंसारी साहब, आज फैसला नहीं आया, तारीख बढ़ गई, चिंता तो होगी, क्योंकि इस फैसले पर निर्भर करेगा संसद की सदस्यता। मैं तो एक सामान्य प्रक्रिया मान रहा हूँ। जब भी किसी के ऊपर आरोप लगा तो उसका परीक्षण न्यायालय में होता है और हमें अपनी स्वतंत्र न्यायपालिकाओं पर भरोसा है और न्याय की उम्मीद है। चूँकि मामला सब जुडिश है, इसलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी हम तो नहीं करेंगे। आपको विशेषाधिकार है, आप जो चाहे कर लो। ये फैसला आपके हक में आया, ठीक है। अगर फैसला आपके खिलाफ गया, अगर और मगर की गुंजाइश कहाँ। सामान्य प्रक्रिया इस देश में है, हमारे नहीं आपके लिए भी, कि अगर कोई फैसला आपके पक्ष में आए तो आपका विपक्षी ये उसे अधिकार हासिल है कि वो अपील में जा सकता है, और अगर आपके विपक्ष में जाए तो आपको ये अधिकार हासिल है कि आप उसकी अपील में जा सकते हैं। वैसे साहब के बारे में क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले केवल एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं। देखिए, सब बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी बारे में, हमारी औकात जो है उसके सीमा में बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई ये सरकार ये बुरी तरह से हार रही है। ये 150 सीट के आसपास पूरे देश में सिमटने जा रही है। जनता में ये खबरें फैल न जाएं कि अभी हिमाचल हारे थे, अब कर्नाटक हारने जा रहे हैं।
जनता में ये बात चिंता न बन जाए कि मध्य प्रदेश में ये स्थिति कैसे बन गई। वो घबरा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आप भी लिखने को मजबूर हो कि फिर से रिटर्न हो रही है वो सरकार। झारखंड का वही असर है। तो आखिर 2024 से पहले ही जब सब हार जाएंगे तो उसको दबाना है ना, उस बात को दबाइए। आप इस बात पर चर्चा मत होने दीजिए कि भाई महंगाई का क्या सवाल है, भ्रष्टाचार का क्या अखिलेश यादव के मसले पर क्यों नहीं बोलना चाह रहे, आप बच क्यों रहे? अरे भाई, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरी क्या औकात है उनके बारे में बोलने की, और क्यों बोले हम?